चलो लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, फिजिक्स में इंट्रोडक्शन क्लास था और हमने समझा था फिजिक्स होता क्या है, ये समझा था। अब फिजिक्स हमने क्या समझा था, क्या है नेचर में जो भी सारे चीजें होते हैं हम फिजिक्स यूज करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब कोई भी लॉ हो गया, कोई भी चीज हो गया, अगर उसे एक्सप्लेन किया जा रहा है तो उसके लिए हमें मैथमेटिक्स का पता होना बहुत जरूरी है ना। अब अगर मैथमेटिक्स का पता होना जरूरी है तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर से, लॉ से, इक्वेशन से हम डिफाइन करेंगे। अब अगर वो सब चीजें हमें चाहिए तो हमें ये जानना होता है कि मेजरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ ग्रेविटी G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो क्या है, उस चीज को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे जो पहला चीज आता है वो आता है मेजरमेंट की। क्या है मेजरमेंट, या फिर हमें जरूरत क्यों है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम रास्ते में कोई भी जाता है, या फिर अगर हमारे जान पहचान में है, घर में ओडिया में हम बोल देते हैं दादाजी, मैंने दादा खुड़ी बा, अगर हिंदी में बोले तो चाचा चाची, अंकल बोल देते हैं, इंग्लिश में जो भी दिखा अंकल होता है ना। लेकिन हर चीज़ को मान लो मैं अपने चाचा को भी अंकल बोल सकता हूँ, मेरे मौसा जी को भी मैं अंकल बोल सकता हूँ, लेकिन जो रिलेशनशिप है दोनों में मेरे साथ, क्या वो सेम है? नहीं है, तो वो अलग अलग है। वो चाचा जी हैं, पापा के भाई, ये मौसा जी हैं, मम्मी की बहन के पति। तो जो रिलेशनशिप है वो अलग अलग है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो हम उसको अंकल कैसे बोल सकते हैं? तो अंकल तो नहीं बोल सकते। वैसे ही फिजिक्स में हर चीज़ जो अलग अलग होता है, जो लॉज होते हैं, उसको हमें मेजर करना है और मेजर करके उसे एक्यूरेटली लिखना है। एक्यूरेट वैल्यू, हम फिजिक्स में जब कोई भी चीज़ को हम मेजर करते हैं और उसे एक्यूरेटली मेजर किया जाता है, उसको बताने के लिए, उस रिलेशनशिप को बताने के लिए, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ये जो स्केल है आपका 15 सेंटीमीटर है, छोटा स्केल होता है ना 15 सेंटीमीटर, वो 15 सेंटीमीटर उतना ही है, वो कौन डिसाइड करता है? 15 सेंटीमीटर इतना क्यों नहीं होता, इतना क्यों होता है? तो इसीलिए इस रिलेशनशिप को कोई भी, या फिर अगर मैं बोलूँ ये बोतल है, बोतल में कितना पानी है, उसका कैपेसिटी है, बोतल में 1 लीटर पानी रह सकता है, तो 1 लीटर जो 1 लीटर है वो हम मेजर कर रहे हैं, मेजर ही तो कर रहे हैं। तो उसी वन जो मेजरमेंट है वो क्या बता रहा है कि इसके साथ इस पानी या इस ऑब्जेक्ट में कितना चीज रह सकता है, तो उसी चीज को एक्सप्लेन करता है हमारा मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट क्यों चाहिए? कोई भी एक रिलेशनशिप को फिजिक्स में, अगर हम कोई भी रिलेशनशिप को अगर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब जब मेजरमेंट की बात आती है तो कोई चीज को मेजर करेंगे, ऑब्वियसली बात है। ऐसे ही तो हवा में तो कुछ मेजर नहीं होगा ना, अगर हवा में मेजर करेंगे तो वो भी वॉल्यूम हो जाता है। तो किसी क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उस क्वांटिटी को बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? ऑल दोज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली and in terms of physics in terms of which laws of physics can be expressed is called physical quantity। और physical quantity का मतलब क्या होता है? मास, लेंथ, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, ये सब सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के होते हैं। क्या क्या? एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दोज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है? दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, या फिर डिपेंडेंट ऑन, या फिर बोल सकते हो एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या बोल सकते हैं? एग्जांपल अगर ले लें हम लेंथ की, ठीक है, लेंथ को हम मीटर से नाप सकते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट है उसका लंबाई। अब लंबाई से या फिर लेंथ से क्या हम कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है? लंबाई तो है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम मिल गया। तो वो जो वॉल्यूम हमने निकाला वो क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। और
क्या है, एक्सप्रेस ऑन द बेसिस ऑफ अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन जो लेंथ है, बस लंबाई, उसको हम केजी में या वेट में मेजर नहीं कर सकते वेइंग मशीन में, उसके लिए हमें स्केल चाहिए ही चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो क्वांटिटीज को हम सिर्फ एक ही यूनिट से या फिर एक ही प्रॉपर्टी से बता सकते हैं, वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। लंबाई को मैं लेंथ से बता सकता हूं, ना कि केजी से, ठीक है। तो वो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको और किसी भी क्वांटिटीज पे वो डिपेंडेंट नहीं होता, और किसी फिजिकल क्वांटिटीज पे वो डिपेंडेंट नहीं होता। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लेंथ, मास, ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटी में जाऊं तो बहुत अच्छा एग्जांपल निकल के आता है, एक है स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़े, डिस्टेंस भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड। अगर उन दोनों को हम मिला दें तो हमें स्पीड मिल जाता है। और कैसे मिला है, अगर मैं डिस्टेंस से टाइम डिवाइड कर दूं तो मुझे स्पीड मिल जाता है, मीटर पर सेकेंड, जो कि एक है डिराइव्ड क्वांटिटी है। समझ में आया फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं। अब हमने ये देखा था कि मेजरमेंट का हमें चाहिए क्या, क्यों चाहिए। अब ये मेजरमेंट होता क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। अब अगर मैं बोलूं, ये तो हमने देखा कि हमें मेजरमेंट क्यों चाहिए, नीड ऑफ मेजरमेंट। अब आप देखते हैं व्हाट इज मेजरमेंट। देखो, इसको अगर मैं समझूं, इस बोर्ड का लेंथ यहां से लेके इस पॉइंट तक का लेंथ मैं कैसे बता सकता हूं, मैं स्केल से मेजर करूंगा ना। अब वो स्केल कहां से पैदा हुआ, चलो वो कहां से पैदा हुआ वो बाद की बात है। अब स्केल से मेजर करूंगा तभी जाके इसका लेंथ बता पाऊंगा। मतलब मैंने इसका लेंथ कैसे बताया, बाय कंपेयरिंग इट विथ अनदर नोन क्वांटिटी, जो कि स्केल है, क्योंकि स्केल में हमें लिखा हुआ रहता है लेंथ ये है। तो इसको अगर मैं मेजर करूंगा तो मैं स्केल से कंपेयर करके इसका लेंथ बता सकता हूं। तो मेजरमेंट क्या हो गया, इसको भी 2 लाइन लिख लो। इट इज द कंपेरिजन ऑफ द अननोन क्वांटिटी with the known quantity of same kind। सेम तरीके के क्वांटिटी से हम इसे मेजर कर सकते हैं। और जो ये सेम काइंड है या नोन क्वांटिटी है, इसका भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है। और ये इसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसको जो नोन क्वांटिटी है वो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये होना चाहिए। अब इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे क्या है। देखो, अगर मैं किसी चीज को मेजर कर रहा हूं, मान लो जैसे इस बोर्ड को यहां से उस एंड तक मेजर किया, तो मैं कैसे लिखूंगा, मान लो ये 10 मीटर का हुआ या 10 मीटर मान लो, तो यहां पे 2 चीजें आती है। लेंथ ऑफ बोर्ड क्या हो गया, मैं अगर बोलूं लेंथ ऑफ बोर्ड कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ये 10 क्या है और ये सेंटीमीटर क्या है। ये जो 10 इसमें लिखा गया है 10 सेंटीमीटर में, ये है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड। क्या, मैग्नीट्यूड बोला जाता है। और ये जो सेंटीमीटर है इसे हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये तो आप बचपन से जानते हो, 1 2 3 4 नंबर से आपको जानते हो, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसका। और ये जो 10 यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखा है या 10 मीटर लिखा है, उसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर होता है। 1 मीटर को मैं जब 10 बार मल्टीप्लाई किया तो 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर निकल गया है। लेकिन अगर हम इस जो यूनिट मैंने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, इसको हमें डिफाइन करना जरूरी है। ये तो नंबर तो आपको गिनना आते हैं ना, क्योंकि अगर मैं बोलूं इस बोर्ड का लेंथ 1 मीटर तो है नहीं, जो कि यूनिट वैल्यू है। यूनिट वैल्यू भी क्या है वो भी बाद में बात करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू है ना, 1 मीटर। मान लो इतना 1 मीटर हुआ, तो इतना अगर मैं 4 बार करूं तभी जाके ये बोर्ड का 4 मीटर लेंथ होगा ना। तो वो जो 1 मीटर 1 2 जो नंबर हम बोल रहे हैं, ये 1 मीटर हुआ, ये फिर 1 मीटर हुआ, फिर ये 1 मीटर हुआ, तो ये जो 1 है ये तो नंबर वैल्यू आपको पता है। अब मीटर पे बात करेंगे, जो यूनिट होता है उस पर बात करेंगे, उसे हम बोलते हैं फिजिकल यूनिट। क्या है फिजिकल यूनिट, क्या बोला है, फिजिकल यूनिट क्या है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मतलब एक अगर लेंथ है, उसका स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू हर कंट्री के लिए अलग अलग होता है, हर कंट्री के लिए नहीं। अब मान लो यहाँ पे हम ओडिशा में रह रहे हैं, मैं 1 मीटर को इतना बोल दूँ, ठीक है। जो मान लो यूपी में रहता है वो बोलेगा 1 मीटर इतना लंबा होता है, तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। लेकिन मैं वहाँ पे अभी जा नहीं रहा हूँ, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ओडिशा की। ओडिशा में अगर 1 मीटर इतना है तो होल ओडिशा में 1 मीटर को इतना ही मेजर करेंगे ना। तो वही एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। और ये कहाँ से डिसाइड हुआ, मान लो किसी का हाथ इतना लंबा था, उसने बोल दिया 1 मीटर और उसको सबको मानने लगे। जैसे बाबा लोगों की बातें हम लोग मानते रहते हैं, पूरा कुछ आँख कान बंद करके मानते हैं, वैसे कोई एक बोल दिया 1 मीटर इतना लंबा है तो हम मान रहे हैं। लेकिन वो क्यों मानेंगे साइंटिफिकली, वो क्यों होना चाहिए, उसको भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। क्या ऐसा क्वालिटी होना चाहिए एक यूनिट का जिसको हम इंटरनेशनली हर कोई उसको सेम मान सके। क्योंकि 1 मीटर अगर मैं बोलता हूँ इधर अगर इतना है ओडिशा में, तो यूएस में भी इतना ही है, तो वहाँ पे भी हमें ऐसा यूनिट चूज करना चाहिए ताकि हर जगह पे वो एप्लीकेबल हो।
तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि हम डिफाइन कैसे करें एक यूनिट को। लेकिन पहले यूनिट का मतलब क्या होता है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी या स्टैंडर्ड अमाउंट जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम मेजर कर लेते हैं टू कंपेयर विद अदर क्वांटिटीज मेजर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं यूनिट। समझ में आया या नहीं आया? चलो अब आते हैं, क्या ऐसा क्वालिटी होना चाहिए एक यूनिट में ताकि मैं उसे यूनिट बोल सकूं। ऐसा नहीं कि कोई भी बाबा आके बोल गया तो वो यूनिट हो गया, नहीं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? पहला इसका हेडिंग देना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। क्या होने चाहिए? पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? इट शुड बी वेल डिफाइंड। हम उसे एक तरीके से मतलब अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, और कन्वीनियंट साइज का होना जरूरी है, ना ही बहुत छोटा ना ही बहुत बड़ा, ठीक है। कन्वीनियंट साइज का मतलब और वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है उसको समझ लो। मान लो मैं 1 मीटर बोलता कितना, ये जो सीधा लंबा रास्ता है, अगर मैं बोलता कि ये लंबा रास्ता का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, 1 मीटर है, ठीक है। तो इतना बड़ा लंबा रॉड यार उसे मेजर कैसे करूंगा मैं? इधर रॉड से या फिर धागे से। उतना लंबा लेके जाने में प्रॉब्लम है, मूव करने में, और मूव करने में अगर प्रॉब्लम है तो मैं बोलूंगा इतना लंबा नहीं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। मैं बहुत छोटा करके इतना सा कर दिया, मान लो इतना सा कर दिया और बोला इसको 1 मीटर। अब अगर मैं इसको 1 मीटर बोलता हूं तो 1 मीटर से छोटा भी तो कुछ ना कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके लेवल तक जाते जाते वो तो और दिखेगा भी नहीं, हालांकि दिखता नहीं है, लेकिन उसको भी डिफाइन करना जरूरी है, तो वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो 1 मीटर या 1 ऐसा हमें साइज लेना है जो कि ईजी हो और वेल डिफाइंड हो और एक डिसेंट साइज हो जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक यूनिट को डिफाइन करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना या उसका वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? ये टाइम के साथ ना बदल जाए, डू नॉट या डज नॉट चेंज विथ टाइम। अब सोचो, मान लो एक आज के डेट पे 2020 पे अगर मैं 1 मीटर को इस पेन के साइज का डिफाइन किया, ठीक है। अब 50 साल बाद भी अगर इसका साइज चेंज ना हो तब ये परफेक्ट है, लेकिन अगर ये चेंज होकर इतना लंबा हो गया तो क्या हर 50 साल में एक यूनिट को हम डिफाइन करते रहेंगे? वो तो अब डिफाइन तो कर लिया, फिर हर जगह पे तो बताना भी तो जरूरी है, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम ऐसा यूनिट चूज करेंगे जो टाइम के साथ ना बदले, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसके बाद इजीली रिप्रोड्यूसिबल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लो मैं 1 मीटर को इतना बता दिया, ठीक है, 1 मीटर इतना लेंथ हो गया। अब ये कहां पे बताया गया? मान लो मैं अपने गांव में बैठ के बताया कि ये इतना 1 मीटर है, ठीक है। और एज बिकॉज मुझे सबको मानते हैं, मेरे पास बहुत अच्छा डिग्री है, मैं साइंटिस्ट हूं, तो सबको मेरा बात दुनिया में मानना जरूरी है। तो यहां पे मैंने अपने गांव में बैठ के बोला 1 मीटर इतना है, यूएस में बैठे आदमी को पता कैसे चलेगा 1 मीटर इतना है? वो आएगा, इस चीज का एक रेप्लिका बनाएगा, अपने साथ लेके जाएगा, फिर वहां पे मेजर करेगा 1 मीटर, करेगा ना। तो अगर मैं 1 मीटर को ऐसे सीधा ना करके मैं ऐसा कुछ करता, ये 1 मीटर है, तो क्या इसको रेप्लिकेट करना उतना ईजी है? नहीं है। लेकिन एक सीधा लाइन अगर होता तो उसको रेप्लिकेट करना ईजी है ना। तो जो यूनिट हम चूज करेंगे वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल का मतलब यह है कि वो अपने तरीके का और भी इजीली प्रोड्यूस कर पाए, तो ऐसा यूनिट होना चाहिए। चौथा, इनडेस्ट्रक्टिबल, कभी डिस्ट्रॉय ना हो। मान लो पता चला कि आज हमने 1 मीटर इतना बना के लिया है, फिर 10 साल बाद वो डिस्ट्रॉय हो गया, 1 मीटर जो ओरिजिनल था वो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर से 1 मीटर बनाना पड़ेगा। और कौन बनाएगा? जो साइंटिस्ट पहले 1 मीटर को डिफाइन किया था। अब पता चला वो भी मर चुका है, फिर हो गया कल्याण, फिर से डिफाइन करो, सबको बताओ, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसा हम यूनिट चूज करेंगे जो कभी डिस्ट्रॉय ना हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। उसके बाद शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है? प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब का कोई फर्क उस पर ना पड़ना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं 1 मीटर की, ठीक है, 1 मीटर अगर इतना है, मैं उसे समुद्र के गहराई में ले जाऊं और उस पर प्रेशर, क्योंकि समुद्र पानी में जाऊंगा तो पानी प्रेशर क्रिएट करता है, तो पानी अगर उस पर प्रेशर दिया और 1 मीटर जो इतना था वो इतना हो गया, फिर मैं पानी के बाहर उतना ले आया, तो क्या मैं इतना अमाउंट को 1 मीटर बता सकता हूं? नहीं, वो तो चेंज हो गया वैल्यू, और वो अगर चेंज हो गया दुनिया में जितने भी उसके रेप्लिका होंगे सबको चेंज करवाना पड़ेगा। तो या फिर मैं मान लो स्पेस पे लेके चला जाता हूँ, वहाँ तो प्रेशर ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस पर अगर फर्क पड़ गया उस पर 1 यूनिट पे या 1 मीटर पे, उसका साइज चेंज हो जाएगा, तो फिर से उसको यहाँ पे लेके आने के बाद चेंजेस करना पड़ेगा। या फिर मान लो मैं 1 मीटर यहाँ से एक प्लास्टिक का बना के लेके गया, ठीक है, प्लास्टिक का बना के लेके गया और स्पेस में लेके जा रहा हूँ, प्रेशर चेंज हुआ, प्रेशर अगर चेंज हुआ तो वहाँ पे 1 मीटर घट, मान लो वो जो प्लास्टिक का स्केल है वो छोटा हो गया या फिर बड़ा हो गया, तो मैं स्पेस में जाके 1 मीटर जब मेजर करूंगा तो मैं गलत मेजर करके आऊंगा ना। तो हम ऐसा चूज करेंगे, ऐसा मटेरियल चूज करेंगे या ऐसा यूनिट चेंज करेंगे जिसपे जो एटमॉस्फेयर या फिजिकल कंडीशंस का कोई अफेक्ट ना हो। अगर अफेक्ट हो जाएगा तो मेजरमेंट करने में गलती हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जनरली हम ये करते भी हैं, क्या करते हैं, 1 लीटर
ऑफ वाटर, ठीक है, 1 लीटर पानी है, अब वो बाहर रखा हुआ है ड्यू टू एटमोस्फियर, उसमें सरफेस एवापोरेशन होना शुरू हो जाता है। अगर 1 ग्लास पानी तुम 2 दिन के लिए रख दो तो अगर तुम फुल ग्लास रखोगे तो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैं पानी को एज ए यूनिट यूज नहीं कर सकता क्योंकि टेम्परेचर का उस पर इफेक्ट है, तो उसको एज ए यूनिट थोड़ी यूज कर सकता हूँ। नहीं, मैं पानी के बदले कोई ऐसा लिक्विड लूंगा जो चेंज कभी ना हो, और ऐसा लिक्विड है, हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे जब मैं डिफाइन करूंगा हर एक यूनिट के बारे में। मीटर को कैसे डिफाइन किया गया, लीटर को कैसे डिफाइन किया गया, केजी को कैसे डिफाइन किया गया, उन सब के बारे में बात करेंगे डेफिनेशन में, ठीक है। तो ऐसा क्वांटिटी हमें चूज करना है जो फिजिकल कंडीशन चेंज होने पे चेंज ना हो। उसके बाद ऐसा होना चाहिए कि उसे हर जगह इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना जरूरी है, हर जगह एक्सेप्ट होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि यहां पे इंडिया में मैं बोलता हूं कि 1 लीटर दूध मेरा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ दूध मेरा 1 लीटर है, ठीक है। यूएस में जाके बोलेंगे किसी गांव में, वो बोलेगा दूध क्या होता है मुझे पता नहीं, जंगल के अंदर दूध मिलता नहीं है, तो क्या करें, वो बोलेगा नहीं मुझे दारू पसंद है, मैं दारू को 1 लीटर बोलूंगा। तो क्या वो पॉसिबल है? क्योंकि दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। अगर इस बोतल में 1 लीटर दूध रह सकता है तो हो सकता है इसमें 1.2 लीटर ऑफ दारू रह जाए, वो तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। तो वो हर जगह एक्सेप्टेबल होना जरूरी है, ठीक है। तो इट शुड बी इंटरनेशनली क्या एक्सेप्टेबल एंड हैज एंड शुड बी इजीली एक्सेसिबल, इजीली हमें मिल जाए हर जगह पे। ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसा क्वांटिटी यूनिट बोल दूं जो सिर्फ ओडिशा में मिलता है, बाकी सारे क्या ओडिशा आएंगे वो से लेके जाने के लिए, तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यूनिट जब हम डिफाइन करेंगे उस यूनिट में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसी बेसिस पे जो यूनिट्स बना, वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स का सिस्टम बना, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम बना यूनिट्स का। तो क्या क्या यूनिट्स थे, क्या क्या सिस्टम थे, अगर आपको पता हो, आप पढ़े भी होंगे शायद। सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, थर्ड होता है एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, ये सारे सिस्टम होते हैं यूनिट्स के। सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस क्या होता है? फुट, पाउंड, सेकंड। एमकेएस क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और एसआई क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। पहले ये सारे सिस्टम यूज किए जाते थे, लेकिन इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेबल नहीं होता था। अब फुट, पाउंड अगर मैं अभी भी आपको बोलूं, आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, पता नहीं होगा। कुछ और नंबर्स होते हैं उनका रखे हैं, 1 फुट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब वो सब याद रखने में तो दिमाग का दही हो जाता है ना, तो उतना उसको इजी कैसा किया गया, मीटर और सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 के पावर में लेके आ गए, तो वो इजी होता है। तो इन सबको पहले ये सब यूज होता था, और डिफरेंट कंट्रीज में, फ्रेंच वगैरह में या स्पेन वगैरह में ये एफपीएस चलता है, यूएस वगैरह में एमकेएस हमारे इंडिया में चलता था पहले। तो इन सबको अब ये होने में दिक्कत क्या होती थी, चलता तो चलता था सब पहले, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ, यहाँ पे हमें केजी में पता है, वहाँ पे यूएस में वो बोलेगा मुझे पाउंड में पता है, और अगर हम कन्वर्शन करने में वहाँ पे टाइम लगा दें तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा अच्छे से इजीली। वो पाउंड में बोल रहा होगा, मुझे पाउंड का कुछ पता नहीं, मुझे मीटर का पता है या केजी का पता है, मैं उसके बारे में सोच सोच के पागल हूँगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑर्डर देना है, मुझे 50 केजी क्या बोलूँ, मान लो मुझे 50 केजी सीमेंट मंगवाना है यूएस से। यूएस का सीमेंट बहुत अच्छा होता है, जिस सीमेंट से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना, मुझे वही सीमेंट चाहिए, 50 केजी का मैंने मंगाया। अब मैं उसके कंपनी को कॉल करूँगा, बोलूँगा कैन आई हैव 50 केजी ऑफ सीमेंट, वो बोला व्हाट इज केजी, आई ओनली नो पाउंड, वो बोलेगा। अब वहाँ पे दिक्कत, क्योंकि मुझे पाउंड मत पता नहीं क्या है, अब उसे पता नहीं केजी क्या है, तो वहाँ पे डील नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा सिस्टम अगर मैं बना दूं जो यहाँ पे भी बोलूं और यूएस में भी बोलूं, दोनों समझ पाए, तो वहाँ पे ट्रेड हो सकता है अच्छे से। तो तब इंट्रोड्यूस किया गया एसआई सिस्टम, ठीक है, तब एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इन सब के बारे में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मतलब मीटर को हम मतलब जो लेंथ होता है उसे सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, जो वेट होता है या मास होता है उसे ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड पे। वैसे एफपीएस में हम लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, वेट को पाउंड में या मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। और एमकेएस में लेंथ को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर से मेजर करते हैं, और मास को केजी से, और टाइम को सेकंड से। लेकिन एसआई सिस्टम में हमारे पास कुछ जो पूरे वर्ल्ड में हर जगह कहीं पे भी चले जाओ, एसआई सिस्टम हर जगह फॉलो होता है। तो उससे हमें क्या मिल गया फायदा, कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करने में हमें बहुत सहूलियत मिल गई। समझ आ रहा है क्यों हम यूज कर रहे हैं एसआई सिस्टम? तो अब एसआई सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ क्वांटिटीज होने जरूरी है, जिसे हम बता सकें। जैसे वहाँ पे लेंथ को हम मीटर में बता रहे थे और वेट को केजी में, तो एसआई में भी कुछ ऐसे क्वांटिटी होने चाहिए जिसको बताने में इजी हो क्वांटिटी को। तो क्या क्या होते हैं एसआई सिस्टम में? बेसिक क्वांटिटीज क्या होते हैं एसआई सिस्टम? पहला जो आता है लेंथ, हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? मीटर से, और उसका सिंबल क्या है? एम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वांटिटी आता है मास, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम से, और उसका सिंबल क्या है? केजी। उसके बाद आता है टाइम, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड से, और उसका सिंबल है एस। चौथा टेम्परेचर, इसको मेजर करते हैं हम केल्विन से, केल्विन एक साइंटिस्ट है,
और उसका सिंबल है के। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एम्पियर से, और सिंबल है ए। छठा है लुमिनस इंटेंसिटी, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैंडेला से, और सिंबल है सीडी। अच्छा, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है पता है? वो कितना चमक रहा है, ठीक है, उसका चमकना, उसको हम मेजर करते हैं कैंडेला से। उसके बाद आता है क्वांटिटी ऑफ नेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, और सिंबल होता है एमओएल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिसको एसआई सिस्टम एक्सेप्ट करता है। इसके इस 7 के बाद और 2 ऐसे क्वांटिटीज भी हैं जिसको एसआई सिस्टम में इंक्लूड किया गया, लेकिन बाद में। पहले जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ ही इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन उसके बाद आफ्टर सम स्टडीज और 2 क्वांटिटीज इसमें और इंट्रोड्यूस किए गए। क्या क्या? 8वें में आता है प्लेन एंगल, और उसको हम मेजर करते हैं रेडियन से, सिंबल होता है आरएडी, रैड। और दूसरा क्वांटिटी आया सॉलिड एंगल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन, और इसका सिंबल है एसआर। तो ये 9 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा है जिसको हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस आवर मेजरमेंट्स। किसी को भी मेजर करें तो यही यूनिट्स, 9 फंडामेंटल यूनिट्स हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें लेंथ क्या है, या फिर जो 1 मीटर है, या मीटर जो है उसको कैसे डिफाइन किया गया, किलोग्राम कैसे है उसको कैसे डिफाइन किया गया, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। अब इसमें हमने जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात किए थे एसआई सिस्टम के, उसका हर यूनिट को हमने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पहला चीज क्या है? मीटर। मीटर क्या बोलता है? 1 मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ ए सेकंड। अब ये नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, ये बोलना क्या चाहता है मैं बता देता हूँ। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर 1 सेकेंड में स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें, 1 सेकेंड में लाइट का एक पार्टिकल या लाइट कितना 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल कर सकता है 1 सेकेंड में। तो 1 मीटर हमने उससे उठा लिया, उसी से ही डिफाइन कर दिया। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा? देखो इसको समझो, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर ट्रैवल कर रहा है? कौन ट्रैवल कर रहा है? लाइट। तो 1 मीटर कितना हो जाएगा? 1/3 × 10⁸ सेकेंड होगा, होगा या नहीं होगा? तो वही चीज को हमने यहां पे डिफाइन कर दिया। 1 मीटर इज द डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ इतना 1/299, और ये एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट है। हम लिखते हैं 3, इसको अगर राउंड अप कर दो तो 3 आ जाता है, 3 × 10⁸ इतना ऑफ ए सेकंड। 1 सेकंड का इतने पार्ट में, 1 सेकंड के इतने पार्ट में, ठीक है, जब एक लाइट ट्रैवल करेगा तो वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसे हम बोलते हैं 1 मीटर। समझ में आया? उसके बाद दूसरा क्या बोलता है? केजी। अब केजी को कैसे डिफाइन किया जाता है? इसका एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है। प्रोटोटाइप का मतलब उसका रेप्लिका, मतलब जो ओरिजिनल है, जिसे हम लोहे से बना के लाते हैं। लेकिन लोहा एक्चुअली नहीं होता। अगर तुम आज लोहे का जो दुकान में मिलता है ना 1 किलो का जो सामान होता है, या जिसे हम उड़िया में बटकोरा बोलते हैं, उसको लोहे का जो एक साइड में रखता है, उसको अगर तुम एक्चुअल में जाके मेजर करो वो 1 केजी नहीं होगा, इधर कम, जनरली कम हो जाता है। क्यों? ड्यू टू रस्टिंग। लोहे का होता है ना तो रस्ट हो जाता है, तो वो कम हो जाता है। शायद कुछ ग्राम्स होता है, लेकिन होता है। लेकिन जो एक्चुअल में ये एलॉय है, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय, ये बहुत महंगा होता है, इसलिए हम जनरली इसको हर किसी को नहीं देते फिरते, ठीक है। तो जो लोहे का बनता है ना वो 100 रुपये का मिलता है, लेकिन ये करोड़ों का है। अब इसको यूज करके तुम आलू वजन करोगे तो हो गया। तो आलू वजन करने क्यों जाएगा जिसके पास ये मटेरियल है? करोड़ों का है। तो ये एक प्रोटोटाइप है, और वो सिलेंडर शेप का होता है। किसका बना हुआ? प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का, जिसको हम कॉपी करके लाते हैं और इधर मार्केट में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड। 1 सेकंड को कैसे डिफाइन करें? 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ इतना पीरियड ऑफ रेडिएशन करेस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन 2 हाइपरपाइन लेवल ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम एटम। अब सीजियम एटम क्या होता है आपको पता होगा? एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव एटम है। वो जब अपने ग्राउंड स्टेट से अपने एक्साइटेड स्टेट पे जाता है तो वो कुछ लाइट एमिट करता है, रेडिएशन करता है। तो जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटमेंट स्टेट पे जाता है, जब वो इतना रेडिएशन कर लिया, इतना रेडिएशन उसमें से निकल गया, तो जितने टाइम में निकला होगा उसे हम बोलते हैं 1 सेकंड। समझ में आया या नहीं आया? आया? उसके बाद आते हैं एम्पियर पे। एम्पियर का ये डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन को आप क्लास 12 में डिटेल में पढ़ोगे। ये चैप्टर है इसका, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पे चैप्टर नंबर 4।
लेकिन डेफिनेशन यहां पे बताया गया हुआ है, क्या है? इट इज द कांस्टेंट करंट विच इज मेंटेन्ड इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम would produce a force between the conductor and that force is equal to 2 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर। अब इसको मैं थोड़ा दिखा देता हूं क्या होता है। दो वायर हैं, उसमें कुछ करंट फ्लो करवाए जा रहे हैं, ठीक है? करंट फ्लो करवाया जा रहा है, कैसे फ्लो करवाया जा रहा है? मान लो कुछ ऐसे, इधर से एक वायर निकाला और इधर से एक वायर निकाला और दोनों को बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है? जोड़ दिया। तो ये है कि ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे, जब दो करंट आसपास होते हैं तो, या फिर क्लास 10th में भी अगर पढ़ोगे कि एक वायर में जब करंट जाता है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्लास 10th आईसीएसई में था, ये सीबीएसई में भी था शायद क्लास 9, और जो मोटर जनरेटर जहाँ पे पढ़ रहे थे जो चैप्टर, वहाँ पे पढ़े होगे। तो एक वायर में जब करंट पास करता है तो उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों कंडक्टर के बीच में एक फोर्स लगता है। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है? जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे एक रिपल्सल का फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। जब दो वायर है और दोनों में करंट जा रहे हैं, ठीक है, करंट जा रहे हैं और दोनों ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में है और ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में है, तो दोनों कंडक्टर में एक फोर्स लगता है, दोनों आपस में चिपकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक अट्रैक्शन फोर्स आता है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक पुल्ली लगा के यहाँ से इधर से वेट झुला दूं तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये उसे खींच के रखेगा ना। जब इसमें जो वेट होगा वो अगर 2 into 10 to the power -7 न्यूटन हो जाए जो फोर्स होगा, तो उस टाइम पे इसमें जितना करंट जा रहा होगा उस करंट को हम बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया। देखो, जब ये कंडक्टर में करंट जा रहा है तो ये दोनों कंडक्टर अट्रैक्ट होंगे। अब इसको दूर दूर अट्रैक्ट मतलब चिपक जाएंगे ना, तो इसको अपने जगह पे रखने के लिए मुझे क्या करना होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स देना होगा। तो जब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स दूंगा उस फोर्स का वैल्यू अगर 2 into 10 to the power -7 न्यूटन हो, जब होगा उतना फोर्स का वैल्यू, तब उस सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा होगा उस करंट को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। वही चीज बोला गया। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तब हम बोलेंगे इसमें। और ये कैसे डिराइव हुआ वो आप क्लास 12 में सीखोगे, ठीक है? यही एक्सपेरिमेंट है, वहाँ पे डिटेल में है, वहाँ पे क्लास 12 में सीखोगे। इसलिए क्लास 11 का पढ़ाई क्लास 12 में जाते जाते भूल मत जाना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे जरूरत होगी, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे क्लास 11 की पढ़ाई है जो क्लास 12 में जरूरत होगी, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा जरूरत होगा, लेकिन कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे जरूरत होगी। तो अपना बेसिक्स को यहाँ पे क्लियर करते हुए जाओ। डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, 5 बार पूछो, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन बेसिक्स को क्लियर करते हुए जाओ, नहीं तो आगे परेशान हो गए, ठीक है? उसके बाद आता है केल्विन। केल्विन क्या बोलता है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? चलो ये फ्रैक्शन तो समझ जाएंगे। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है ये भी पढ़े हो बचपन में। एट ए टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे पानी तीनों स्टेट पे अवेलेबल हो, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैस में भी, उस पॉइंट को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और वहां पे टेम्परेचर 0 होता है अगर आप थर्मोमीटर से मेजर करो। लेकिन जो इंटरनल थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है, क्योंकि पानी बर्फ पिघल भी रहा होगा, पिघल कैसे रहा होगा? क्योंकि उसे हीट मिल रहा होगा तभी तो पिघल रहा होगा, फिर भी आपको थर्मोमीटर में दिखाएगा 0 डिग्री, तो वो हीट आ कहां से रहा है? उसी को बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या थर्मोडायनेमिक हीट। पूरा चैप्टर है इसका क्लास 11 में, थर्मोडायनेमिक्स। आप पढ़े भी होगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ ग्रेविटी, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, ये सब पढ़े होगे क्लास 9th में या 10th में, उस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं केल्विन। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मतलब जो वैरी करता है, लेकिन जो एक्चुअल थर्मोमीटर में जो टेम्परेचर होता है वो वैरी नहीं करता, वो 0 डिग्री पर रहता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर, उसको हम बोलते हैं 1 केल्विन। उसके बाद आता है कैंडेला। कैंडेला क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? जब एक सोर्स ऑफ लाइट या मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन मतलब बस एक ही कलर, व्हाइट नहीं होगा वो, बस एक ही कलर, रेड हो गया, ब्लू हो गया, कुछ भी हो गया। मोनोक्रोमैटिक लाइट में जब फ्रीक्वेंसी हमारा जो रेडिएशन लाइट अगर आ रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी होता है, साउंड वेव में पढ़े होगे। लाइट भी एक साउंड वेव, वो वेव नेचर भी दिखाता है, पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। डुअल नेचर ऑफ लाइट ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, क्लास 12 में है। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट, उसका जब फ्रीक्वेंसी हमारा 540 × 10⁻12 हर्ट्ज हो जाए तो उसको हम 1 कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है मोल। ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे, कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 पार्ट, 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, उसको हम 1 मोल बोलते हैं। वही लिखा हुआ है, समझ में आया सारा चीजें जो लिखा हुआ है? इसमें से कुछ कुछ चीजें नया है तो आप लोगों के लिए, और कुछ कुछ चीजें आप पढ़े हुए हो, ठीक है? उसके बाद और 2 क्वांटिटीज भी हैं जो मैंने बोला था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, उसको भी डिफाइन करते हैं। मैं ये मिटा देता हूं, उसको लिख लेंगे। लिख लिया? चलो इसको डिफाइन करते हैं। क्या है? रेडियन का मतलब होता है प्लेन एंगल। अगर मान लो मेरे पास एक सर्कल है,
ठीक है, सर्कल है, प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे मान लो उसका सेंटर है O, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये क्या है रेडियस और ये भी रेडियस, ये वाला पार्ट क्या होता है आर्क होता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बन रहा है जिसे हम थीटा बोलते हैं, और इस एंगल को हम सॉलिड एंगल के रूप में बताते हैं, सॉरी प्लेन एंगल के रूप में बताते हैं, एंगल बिटवीन क्या टू, या एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस एंड आर्क, उसको बोला जाता है आपका प्लेन एंगल, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, उसके ये तो इजी था। अब आते हैं स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल को थोड़ा समझते हैं, लेकिन उसको हम ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्फीयर के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको लेकिन मैं आपको पेपर के फॉर्म में दिखाता हूँ कैसे होता है, पेपर से दिखाता हूँ। मान लो आपके पास एक स्फीयर है, इमेजिन करना स्फीयर है, स्फीयर से मैं अगर खरबूजा देखो जो वाटरमेलन, उसके बीच में अगर मैं कहीं पे भी एक चाकू घुसाऊं, ऐसे सर्कल कट करूं और उसे निकालूं, तो आपको क्या मिलेगा, कोन मिलेगा ना। वैसे ही जो कोन मिला, मान लो ऐसे खरबूजा आपने चाकू डाला और निकाला, उसके अंदर से इतना बड़ा कोन मिला आपको, मान लो इतना बड़ा कोन मिला, तो उसके अंदर जब उसे निकाल लिए, उसके अंदर ये वाला एक एंगल बन रहा होगा, अंदर आपको एक एंगल बन रहा होगा, या फिर बाहर में ऐसा एक सर्कुलर एंगल बन रहा होगा जो ये वाला फॉर्म कर रहा है। उस एंगल को जब हम मेजर करते हैं, ये वाला एंगल जो बना रहा है बाहर, वो वाला एंगल को हम जब मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टेरेडियन। और ये एक सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल जो आपको पेपर में दिख रहा है, और ये होता है आपका 3 डायमेंशनल, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरेडियन या फिर एसआर से, और दैट विल बी इक्वल टू क्या, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस। अब ये सरफेस एरिया क्या हो गया, जो स्फीयर के ऊपर से आपने निकाला उसका एक सरफेस एरिया होगा जो निकला बाहर, तो ये एरिया प्लस ये ऊपर का जो सर्कुलर पार्ट, टोटल सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का अगर स्क्वायर कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सॉलिड एंगल मिलेगा। अब इसको मैं इसके साथ थोड़ा लिंक करना चाहता हूं, किसके साथ, प्लेन एंगल के साथ। कैसे लिंक कर सकते हैं, अगर मैं स्फीयर बोर्ड पे बनाता तो वो भी सर्कल होता ना। अगर आर्क अपॉन में रेडियस करता तो मुझे क्या मिलता है, ये वाला एंगल। लेकिन अगर ये स्फीयर होता, ये आर्क के बदले ये वाला पार्ट क्या होता, उसका एरिया होता। डिवाइड अगर मैं कर दूं उसके दोनों रेडियस से, रेडियस का स्क्वायर क्यों बोला गया, क्योंकि जो कोन निकलेगा उसके बीच में भी कुछ एंगल होंगे, इसलिए रेडियस का स्क्वायर किया गया। रेडियस का स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, सॉलिड एंगल मिलेगा। समझ में आया क्या है, सारे फंडामेंटल यूनिट्स, उसका डेफिनेशंस समझ में आया, यूनिट्स क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। चलो अब हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल यूनिट्स मतलब हम मेजर कैसे करें। अब यूनिट्स वगैरह तो देख लिए, अब हमारा मेन काम तो है मेजर करना, किसी चीज़ को मेजर करना है, तभी तो हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्यों पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में अगर कोई चीज़ को आप मेजर ना कर सके तो वो वर्थलेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हो पेड़ से एप्पल गिरा, सबने सोचा, ऐसा नहीं है कि न्यूटन से पहले कोई और नहीं था जिसने देखा नहीं होगा कि गिर रहा है नीचे, सबने देखा होगा। तो न्यूटन ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको ग्रेविटी बनाने वाले बोल दी। क्यों ऐसा बोला जाता है कि न्यूटन साहब ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, पहले भी तो बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने देख के सोचा भी होगा कि क्यों गिर रहा है, सबने सोचा। लेकिन न्यूटन साहब ने क्या किया, न्यूटन साहब ने कैलकुलेशन किया और उन्हें एक नंबर मिला जिससे उन्होंने ये प्रूव कर पाया, रिटर्न में दिखा लिया कि हाँ ग्रेविटी होता है, और जिसका जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उन्होंने ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में बात की, कैपिटल जी, और जो आप यूज करते होगे फोर्स बिटवीन टू मासेस, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़े होगे, वो भी उन्होंने ही बताया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो चीज़ सोच रहे थे उन्होंने भी सोचा, लेकिन उसको एक डिफाइंड वे में लिख लिया। तो फिजिक्स क्या है, जब आप कोई चीज़ सोचते हो और सोचने के बाद अगर उसको आप नंबर से एक्सप्रेस कर पाते हो, देन दैट इज फिजिक्स। अगर मान लो कोई ऐसा भी इंसान है जो सोच तो लेता है, वो बहुत जीनियस है, वो सोच लेता है लेकिन कॉपी में लिख नहीं पाता, तो ही इज नॉट, उसे जीनियस नहीं बोला जाता। क्योंकि प्रूफ क्या है, तुम सोच रहे हो तो क्या गारंटी है, वो तुम्हारा खुद का इन्वेंशन है, तो उसको लिखना भी पड़ता है, एक्सप्रेस भी करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो मेजरमेंट तो हमने सीख लिया, अब हम कैसे मेजर करें कोई भी चीज़ को, वही तो जानना है। तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास यूनिट्स, अब हमें यूनिट्स मिल गए। अब प्रैक्टिकली हम कौन से यूनिट्स को यूज़ कर सकते हैं उसको थोड़ा देखेंगे। डिस्टेंस को या फिर लेंथ को मेजर करने के लिए उसमें भी एक सब टाइप आता है, क्या, स्मॉल डिस्टेंस को कैसे मेजर करें, स्मॉल डिस्टेंसेस या फिर स्मॉल लेंथ हम कैसे मेजर करें। तो पहला जो यूनिट आता है वो है फर्मी। और फर्मी कहां पे यूज होता है, जो न्यूक्लियर पार्टिकल मतलब न्यूक्लियर जितना छोटा होता है उतना छोटा पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए हमें फर्मी का यूज करना पड़ता है। और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, इतना छोटा होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, एर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी नाम सुने होंगे, इसको ऐसे लिखा जाता है 1 एर्मस्ट्रॉन्ग। ये कितना मीटर होता है,
10⁻⁻10 मीटर। और एंगस्ट्रॉम किसको यूज किया जाता है मेजर करने में? वेवलेंथ को, वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसको मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूनिट यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है नैनोमीटर, 1 nm। ये कितना मीटर होता है? 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद आता है माइक्रोन। 1 माइक्रोन इक्वल टू, माइक्रोन को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, म्यू एम, माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्स वगैरह, उतना छोटा को मेजर करने के लिए माइक्रोन यूज होता है। तो ये सब छोटे छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए ये यूनिट्स हैं। अब बड़े डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करें? दूसरा बी में बिगर डिस्टेंसेस या बिगर लेंथ, बिग डिस्टेंसेस और फिर बिग लेंथ या बिगर लेंथ, इसको भी मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट्स हैं। जैसे कि नंबर 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर सबको पता होगा क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर निकालने की कोशिश करें, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता होगा? चलो, 1 सेकंड में कितना मीटर ट्रैवल करता है? 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल करता है। एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं? अच्छा, एक दिन बहुत ज्यादा हो गया। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो एक घंटे में 60 × 60, हाँ 3600। तो 24 घंटे में 24 इंटू, एक दिन में 24 × 60 × 60 × 3 × 10⁸ मीटर, कितना ट्रैवल किया एक दिन में? एक साल में कितना करेगा? 365 × 24 × 60 × 60 × 3 × 10⁸ मीटर। इमेजिन कर पा रहे हो कितना ज़्यादा लेंथ होगा? और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो मिलेगा आपको 9.46 × 10⁻15 मीटर। इतना लंबा लेंथ ट्रैवल होता है 1 लाइट ईयर। ये किसको यूज़ किया जाता है मेजर करने में? डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, प्लैनेट्स, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, अब अगर लाइट ईयर यूज़ किया जाता है तो कोई क्या मतलब, अगर 1 लाइट ईयर मेजर करना हो या डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स मेजर करना हो तो एक टेप लेके क्या एक स्टार के पास कोई खड़ा होगा, वो फ्लाइट से जाएगा, एक साल बाद जा भी नहीं सकता, कितना उतना स्पीड भी होना जरूरी है। उसे कितना से साल लग जाएगा एक स्टार के पास पहुंच के मेजर करने में? ये एक्चुअली मेरा फालतू क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। क्यों? 2 चीज़ों को मेजर कैसे किया जाता है? मीटर टेप से। अब 2 स्टार के बीच मेजर कैसे करें? कैसे बताते हैं कि ये इतना दूर है, वो उतना दूर है? बाय यूजिंग दीज कैलकुलेशंस। और उसको कैसे मेजर किया जाता है वो हम डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आपके सामने बुर्ज खलीफा है, जानते हो दुबई में है, उसका लेंथ आप खड़े खड़े मेजर कर सकते हो। उसके लिए आपको ट्रिगोनोमेट्री आना जरूरी है, हाइट एंड डिस्टेंस अगर पढ़े होगे चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री में, लेकिन उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री आना जरूरी है। फिर आपका हाइट, उसका हाइट, और आप किस एंगल पे देख रहे हो, सब कुछ जानना जरूरी है। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड तो ये होता है स्केल पकड़ा और मेजर कर लिया। जो इनडायरेक्ट मेथड से जो ये सब कैलकुलेशन होते हैं वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे। पहला ये एक यूनिट होता है 1 लाइट ईयर। उसके बाद और क्या यूनिट है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा है AU, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये कितना होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर। 1 AU इक्वल टू कितना होता है? उसके बाद आता है तीसरा जो है पार्सेक। ये सबसे बड़ा यूनिट है जिसको मेजर किया जाता है। और ये पार्सेक हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 पार्सेक इक्वल टू क्या होता है? जो डिस्टेंस अभी मैंने बोला, हाइपोथेटिकल जो डिस्टेंस होगा, हाँ, बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री कैलकुलेशंस, वैसे ही निकाला जाता है। ठीक है, जो डिस्टेंस बिटवीन सन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज, कितने गैलेक्सीज हैं वो भी हमें पता है, तो साइंटिस्ट लोग पता करते हैं। तो वो डिस्टेंस कैसे पता चला? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो जिनका डेथ हो गया अभी, क्या नाम था उनका? मैं हर बार साइंटिस्ट का नाम भूल जाता हूँ। स्टीफन हॉकिंस, नाम सुना? वो बोलते हैं कि दुनिया एक्सपैंड या गैलेक्सी एक्सपैंड कर रहा है। तो कैसे पता चला? पहले उन्होंने कुछ डिस्टेंस मेजर करके रखा होगा, उसके बाद देखा वो डिस्टेंस बढ़ गया है, तभी तो बोल सकते हैं कि गैलेक्सी एक्सपैंड हो रहा है। तो वो कैसे मेजर किया जाता है वो डिस्टेंसेस? बाय यूजिंग पार्सेक। और 1 पार्सेक इज इक्वल टू कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं इन फिजिक्स।
ठीक है। और ये किसके लिए बात की हमने, डिस्टेंस के बारे में, लेंथ के बारे में। वैसे केजी का भी होगा, उसके बारे में बात करेंगे। आज तो टाइम हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। आज जो पढ़ाया यूनिट्स एंड डायमेंशन, कुछ समझ में आया, कुछ फील आया, मज़ा आया या बोरिंग लगा? हाँ, बोरिंग लगा? मज़ा आया ये सब चीज़ें जानने में? और भी बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, चल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।